हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल के ग्रुप नंबर 3A और ग्रुप नंबर 4A के बारे में स्टडी करना है। तो हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 3A के जो एलिमेंट्स हैं इनकी बेसिक से इंट्रोडक्शन पे और इनकी अक्रंस पे कि ये एग्जिस्ट कितनी को अमाउंट में करते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ग्रुप नंबर 3A जो है पीरियोडिक टेबल का, इसमें पहले नंबर पे जो एलिमेंट है दैट इज़ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये 5 मेंबर्स हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये 3A एलिमेंट्स हैं। इनमें जो फर्स्ट मेंबर है बोरॉन, ये नॉन मेटल है और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये चारों मेंबर्स मेटेलिक नेचर की मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है? नॉन मेटल्स हर उस सब्सटेंस को कहा जाता है विच हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। हर वो एलिमेंट, हर वो सब्सटेंस नॉन मेटल कहलाएगा जिसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। और हर वो एलिमेंट, हर वो सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, उन एलिमेंट्स को, उन सब्सटेंसेस को, उन मेंबर्स को हम लोग मेटल्स बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर 3A में जो बोरॉन है पहला मेंबर, ये नॉन मेटल है, बाकी सारे मेंबर्स मेटल हैं। अब बोरॉन जो है ये नॉन मेटल क्यों है? देखिए, बोरॉन जो है ये फर्स्ट मेंबर है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। यानी एटॉमिक नंबर जो बोरॉन का है वो 5 है। तो 5 मतलब इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हैं। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें बोरॉन की, तो ये 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2p, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ये इसका वैलेंस शेल हो गया। अब इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक बात तो ये भी याद रखें कि ये जो 3A के एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनकी तादाद 3 है। 3 होते हैं इनके वैलेंस में। आप किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें, आप नोट करेंगे कि आपको हर एक एलिमेंट की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिलेगी वो 3 मिलेगी। इसका मतलब ये होगा कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हों तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक जनरल सा ट्रेंड आप लोगों के साथ हमेशा से शेयर किया जाता है कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 हो, वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, ऐसे एलिमेंट्स यूजुअली अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। नो डाउट इधर भी ऐसे ही है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये मेंबर्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लेकिन ये जो बोरॉन है ये नॉन मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, चूँकि इलेक्ट्रॉन लूज वही करते हैं जो मेटेलिक नेचर के होते हैं। ये नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटल क्यों है? इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 5 है। अगर हम इसके मुकाबले में एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। गैलियम की बात करें तो गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है। इंडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 49 है।
और अगर हम थैलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 81 है। तो इसका एटॉमिक नंबर कम है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ड्यू टू स्मॉल साइज नंबर 1, ये पहली रीज़न है। इसके नॉन मेटेलिक होने की वजह कि एटम का साइज़ बहुत स्मॉल है, छोटे साइज़ के एटम है, तो न्यूक्लियस की ग्रिप बहुत ज़्यादा होगी ना, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके वैलेंस शेल में, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन फिर लूज़ नहीं करता ये एलिमेंट, इसी वजह से ये नॉन मेटल है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज, और दूसरी रीज़न हाई न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की ग्रिप ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पे, चूँकि साइज़ बहुत स्मॉल है। तो हाई न्यूक्लियर चार्ज और स्मॉल साइज़ की वजह से बोरॉन जो है ये नॉन मेटल है। बाकी जो मेंबर्स हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये मेटेलिक नेचर शो करते हैं। अगर हम इन सब के मेटेलिक करैक्टर की बात करें तो यूजुअली तो ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होती जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एल्यूमिनियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है, गैलियम, इंडियम और थैलियम को जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहिए उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। जल्दी का मतलब यानी थोड़ी सी एनर्जी अगर हम लोग इनको प्रोवाइड करें तो इनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहिए, यानी इसको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी चाहिए। भी इसका साइज़ थोड़ा स्मॉल है, इनका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ उससे बड़ा है, इसका साइज़ सबसे बड़ा है। तो एक्सपेक्ट तो यही किया जाना चाहिए कि इसको थोड़ी सी एनर्जी दें तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ कर दें, यानी अच्छा मेटेलिक करैक्टर हो इसका। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक अच्छी मेटल है, इनका मेटेलिक करैक्टर कोई इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम ऐसे बात करें कि एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है या थैलियम है, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। इसके एटॉमिक नंबर 13 है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 31 है, 49 है, फिर इस तरह से 81 है। तो डेफिनेटली इनका रेडियस में इजाफा होगा। ये कम छोटे साइज़ का है, ये थोड़े बड़े साइज़ का, ये उससे बड़े साइज़ का, उससे बड़े साइज़ का, इसका साइज़ एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, इनके एटॉमिक रेडियस में इतना खातर खा इजाफा नहीं होता, जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। उसकी वजह क्या बनती है? उसकी वजह बनती है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब जब हम टॉप टू बॉटम इस ग्रुप में मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब जो बोरोन है वो तो है नॉन मेटल, इसका तो वैलेंस शेल जो है वो हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है 2s और 2p, ये इसका वैलेंस शेल है। ये इसके ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इससे पहले वाला जो शेल है वो s है, ये इसका वैलेंस शेल हो गया, दोनों ऑर्बिटल्स जिसमें पाए जा रहे हैं। अब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो इसका एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे थोड़े एग्जांपल से लिख लेते हैं इस बात को। एल्यूमिनियम है, इसका जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज़ 125 पिकोमीटर, ये इसका एटॉमिक रेडियस है। सिमिलरली अगर हम लोग गैलियम की बात करें तो गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 126 है, 126। और इसी तरीके से जो हमारे पास इंडियम है उसका एटॉमिक रेडियस 144 पिकोमीटर है। इस तरह से थैलियम को देखें तो थैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 148 पिकोमीटर। तो अब ज़रा आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इनके चूँकि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा शेल्स ऐड होते हैं। तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होने से इनके एटॉमिक रेडियस में बड़ा फ़र्क होना चाहिए था, इसका काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था, इसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ज़रा गौर से देखें तो इनके जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना कितना फ़र्क है, 125, 126, 144, 148। यानी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतना एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ नहीं हो रहा, इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या बनती है, इतना क्यों ये इंक्रीज़ हो रहा? इसकी वजह बनती है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल।
अब जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो नो डाउट पी ऑर्बिटल्स के अंदर आते हैं, तभी तो इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये जो थर्ड ए के मेंबर्स हैं। तो अब ये जो पी है उससे पहले, यानी लेट सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि पी ऑर्बिटल्स में है। अब इससे पहले अगर हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन करके तो हम लोगों को यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता नज़र आएगा। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स होता है ना, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू एस एंड पी। डी का कम होता है, एफ का इससे भी कम होता है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट कम क्यों होता है इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम ये बात कर लें थोड़ी सी कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है लॉस ऑफ force of attraction between nucleus and outermost electrons by in the presence of inner electrons। या हम ऐसे भी कह सकते हैं लॉस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या इसको कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बिल्कुल ऐसे ही समझें कि न्यूक्लियस है हमारे पास, लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसकी जो है ये इस तरह से डिफरेंट हमारे पास शेल्स हैं और ये वाला हमारे पास वैलेंस शेल है। अब जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे उतना कम ये अट्रैक्ट करेगा आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अब अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिमूव करना है, इससे पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पहले वाला शेल है, अगर तो ये होगा एस ऑर्बिटल, तो याद रखें एस ऑर्बिटल जो है इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल शेप का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जब एस ऑर्बिटल में होते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका मतलब अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले कोई एस ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होता है कि न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फैले होते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर अट्रैक्शन में कमी हो जाती है इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसके मुकाबले में अगर पी ऑर्बिटल की हम बात करें, पी ऑर्बिटल्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा शील्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल्स डिफ्यूज्ड होते हैं एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल। डिफ्यूज का मतलब आप बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे कंजेस्टेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा फैले हुए नहीं होते पी ऑर्बिटल्स के अंदर। इसी तरह से अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो डी ऑर्बिटल्स की शेप जो है, जिसमें आपको डबल डम्बल नज़र आता है, ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड है पी के मुकाबले में भी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में होते हैं। तो अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले कोई डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो तो डी ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है, यानी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए हैं, कंजेस्टेड है, फैले हुए नहीं होते जितने एस के अंदर फैले होते हैं। तो जब फैले हुए नहीं है तो फिर आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा स्क्रीन नहीं कर सकेंगे, इतना ज़्यादा शील्ड नहीं कर सकेंगे। शील्ड का मतलब है समझे जैसे रुकावट, तो इतनी ज़्यादा रुकावट नहीं बन सकेंगे। तो न्यूक्लियस की अच्छी खासी ग्रिप होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स डिफ्यूज होने की वजह से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन जो है
वो इस इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस का है उसको इतना ज़्यादा शील्ड नहीं कर रहे होते। इस वजह से न्यूक्लियस की अच्छी खासी ग्रिप होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। इसके मुकाबले में अगर एफ ऑर्बिटल है तो एफ ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड हैं। जब बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं एफ ऑर्बिटल्स के अंदर कि अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले कहीं एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो तो एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, तो फिर इतना ज़्यादा स्क्रीन नहीं करते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इतना ज़्यादा शील्ड नहीं करते। तो जब इतना ज़्यादा शील्ड नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस की अच्छी खासी ग्रिप होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर हम लोग शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर बनाएं तो शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर बनता है यहाँ पे वो कुछ इस तरह से बनता है कि एस ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पी ऑर्बिटल्स की, फिर डी ऑर्बिटल्स की और फिर एफ ऑर्बिटल्स की। तो अगर एस ऑर्बिटल है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले तो ये बहुत ज़्यादा शील्ड करेगा हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, बड़ी रुकावट बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होंगे। पी जो है वो इतना ज़्यादा शील्ड नहीं करेगा, डी बहुत कम शील्ड करेगा और एफ ना होने के बराबर शील्ड करेगा। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड हैं। तो डिफ्यूज्ड होने की वजह से हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो है वो इतना ज़्यादा शील्ड नहीं कर पाते। फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अच्छी खासी अट्रैक्शन होती है। इसी वजह से जब हम लोग अपने थर्ड ए एलिमेंट्स को देखते हैं तो इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और डी ऑर्बिटल्स यानी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले डी ऑर्बिटल्स हैं। अब डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर रहे। तो जब शील्ड नहीं कर रहे यानी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो जब शील्ड नहीं करे तो न्यूक्लियस की इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप ज़्यादा है। जब ग्रिप ज़्यादा है तो फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करते। नो डाउट मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम से थोड़ी अच्छी मेटल्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मेटालिक करैक्टर इनका इंक्रीज नहीं है। क्यों नहीं इंक्रीज? क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आ गए। डी ऑर्बिटल्स ने इतना ज़्यादा इनको शील्ड नहीं किया। जब शील्ड नहीं किया तो न्यूक्लियस ने इनको इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से ग्रिप किया हुआ है। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इनके जो हैं इतनी आसानी से लूज भी नहीं होते। और फिर चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस की ग्रिप ज़्यादा है इस वजह से इनके एटॉमिक रेडियस में कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट करते होते हैं कि टॉप टू बॉटम शेल्स में इजाफा होता है, शेल्स में इजाफा होता है तो बहुत ज़्यादा रेडियस बढ़ना चाहिए था, लेकिन रेडियस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। उस ना बढ़ने की वजह डी ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। इसी वजह से ही जो न्यूक्लियस की ग्रिप है इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो बहुत ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो जिस वजह से एटॉमिक रेडियस का एब्रुप्ट सा बिहेवियर है वो प्रॉपर इंक्रीज नहीं हो रहा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ही समराइज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह बात करेंगे थर्ड एलिमेंट्स के अक्रंस के बारे में। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पे समराइज़ कर दूँ। आज हम लोगों ने थर्ड एलिमेंट्स का कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया है कि थर्ड एलिमेंट्स के जो 5 मेंबर्स हैं थर्ड ए ग्रुप के, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें से पहला जो मेंबर है वो नॉन मेटल है। इसकी 2 बड़ी रीज़न है। क्या है कि बोरॉन का साइज़ बाकी मेंबर से स्मॉल है, छोटे साइज़ का एटम है। फिर जब छोटे साइज़ का एटम है तो फिर इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा ग्रिप है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते नहीं हैं। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ना निकलने का मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि बोरॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो वेरी हाई है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत मुश्किल काम है। तो इस वजह से ये नॉन मेटल नेचर का है। बाकी जो मेंबर्स हैं बोरॉन के मुकाबले में वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देते हैं। क्यों? चूँकि इनके साइज़ बड़े हैं बोरॉन से, ये मेटल हैं। तो फिर हम लोगों ने इस क्लास में ये बात की कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। क्यों? चूँकि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स ऐड होते हैं। एटॉमिक रेडियस में इजाफा हो तो मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम लोग इन एलिमेंट्स को देखते हैं तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एटॉमिक रेडियस वैसा इंक्रीज नहीं हो रहा, और जो मेटालिक करैक्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा इंक्रीज नहीं हो रहा। तो जब हम इनके इस बिहेवियर को चेक करते हैं तो हम लोग यहाँ पे इस रिज़ल्ट पे पहुँचते हैं कि इन मेंबर्स के अंदर ये जो लेफ्ट वाले मेंबर्स हैं गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है।
तो पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस की इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ग्रिप अच्छी खासी होती है, ज़्यादा ग्रिप होती है। इसकी वजह से इनका एटॉमिक रेडियस इतना ज़्यादा नहीं इंक्रीज होता और ना ही इनके मेटालिक करैक्टर में कोई इजाफा होता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने इस लेक्चर में आज की क्लास में की वो था शील्डिंग इफेक्ट कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है और शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से ऑर्बिटल्स की शेप्स के हिसाब से चेंज होता रहता है।